वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल हमीरवास। मैं फिरोज खान आज आपके लिए लेके आया हूँ इंग्लिश में स्पीच, जिसको हम नरेशन भी बोलते हैं, NERRETION, नरेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? नरेशन बोलते हैं स्पीच को क्या बोल सकते हैं? नरेशन बोल सकते हैं। नरेशन का मतलब क्या होता है? नरेशन वर्ड नरेट से जनरेट हुआ है, नरेट से जनरेट हुआ है या नरेट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं नरेट को, कि किसी भी बात को डिफाइन करना, यानी किसी भी बात को आगे प्रस्तुत करना। यानी जैसे कि हम कहानियां सुनते हैं, कहानियों में बताया जाता है कि उसने ये कहा था, उसने वो कहा था, ये ऐसे हुआ था, तो वो नरेट होता है, यानी वर्णन करना होता है। किसी भी बात का अपने शब्दों से वर्णन, यानी कही सुनी बात को अपने वर्ड में वर्णित किया जाता है, वो क्या कहलाता है? नरेट कहलाता है। ठीक है, नरेशन, नरेट, या इसको हम एक और इसका दूसरा नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इसे हमें व्यवस्थित समझना है। यानी इसके बारे में फटाफट से नॉर्मल जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं वो करेंगे कि नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्या होता है। और सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट सेंटेंस, यानी एक डायरेक्ट सेंटेंस, DIRECT, डायरेक्ट SPEECH, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब जब हमें किसी के द्वारा किसी बात को कहा गया, या उसके द्वारा हमारे सामने किसी बात को व्याख्यान किया गया या उसका वर्णन किया गया, तो उस स्पीच को हमने इन्वर्टेड कोमा में रख दिया, तो वो क्या कहलाया? डायरेक्ट स्पीच। यानी उसमें बिना कोई काट छांट किए सीधा प्रत्यक्ष रूप से हमने उस बात को किसमें रख दिया? इन्वर्टेड कोमाज में रख के उसको प्रस्तुत किया, तो वो हमारे सामने किसमें प्रस्तुत हुआ? डायरेक्ट सेंटेंस में। उसे हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट सेंटेंस कहेंगे। यहाँ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है इसके बारे में, तो वो कृपया करके आप ठीक से इसको सुनते रहे, समझने की कोशिश करें। यानी देखिए, मैं आपके सामने सेंटेंस लिख के आपको समझाता हूं। मोहन सेड टू सोहन, मोहन सेड टू सोहन, मोहन ने सोहन से कहा। किससे कहा? मोहन ने सोहन से कहा। क्या कहा? देखेंगे। मोहन ने सोहन से कहा, राज इज सिंगिंग ए सॉन्ग, राज इज सिंगिंग ए सॉन्ग। कौन सॉन्ग गा रहा है? राज गा रहा है। क्या गा रहा है? एक गाना गा रहा है। किसने कहा? बताइए। मोहन सेड टू सोहन, मोहन ने सोहन से कहा। क्या कहा? कि राज एक गाना गा रहा है। ठीक है, मोहन ने सोहन से क्या कहा? राज एक गाना गा रहा है। यानी कि हम यूं कहें कि जो वक्ता है उसके द्वारा किसी भी सेंटेंस को, यानी वक्ता द्वारा किसी भी सेंटेंस को हमारे सामने प्रस्तुत किया विदाउट एनी चेंज। ठीक है, यानी हमने जब किसी भी सेंटेंस को या किसी भी व्याख्यान को बिना किसी परिवर्तन के या उसकी स्थिति में कोई भी चेंज किए बगैर उसको सुना या समझने का प्रयत्न किया, तो वो क्या कहलाया? डायरेक्ट स्पीच कहलाया। इन कंडीशन ऑफ एनी स्टेटमेंट बाय द स्पीकर्स इज हियर्ड एंड
अंडरस्टैंड without changing of any statement is called डायरेक्ट सेंटेंस, कि बिना किसी परिवर्तन के उस स्टेटमेंट में या उस व्याख्यान में कोई परिवर्तन किए बगैर अगर कोई वाक्य हमारे द्वारा समझा गया या उसको हमारे द्वारा सुना गया तो वो क्या कहलाया, डायरेक्ट सेंटेंस कहलाया। उसके बाद है इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब ये देखिए यहाँ पे मोहन सेड टू सोहन राज इज सिंगिंग ए सॉन्ग, यानी किसी भी वाक्य को हमारी सहूलियत के अनुसार या हमारे समझने के तौर तरीके के अनुसार या किसी भी डायरेक्ट स्पीच को थोड़ा सा चेंज करके लिखना या परिवर्तित करना क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। क्या करना, परिवर्तित करना या उसको थोड़ा सा चेंज करके लिखना क्या कहला देगा, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। एज मैं आपके सामने सेंटेंस लिखूंगा कि इनडायरेक्ट सेंटेंस में क्या होगा, अब इसको थोड़ा सा चेंज करके, जब डायरेक्ट सेंटेंस हमने लिखा है इसको इनडायरेक्ट में चेंज करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मोहन टोल्ड सोहन, मोहन टोल्ड सोहन दैट राज वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि मैं आपको केवल इसके बेसिक फॉर्म्स बता रहा हूँ, बेसिक नॉलेज बता रहा हूँ, इसका बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। उसके बाद इससे रिलेटेड जो जो चेंजेस होने हैं, जो जो स्थितियां हैं, वो सारी आपको समझाई जाएगी, ठीक है ना। तो डायरेक्ट स्पीच के बारे में हमने पढ़ा कि किसी के द्वारा दिया गया कोई भी स्टेटमेंट या व्याख्यान जिसको हम बिना किसी परिवर्तन के सुनते हैं या समझते हैं, वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। उससे इन सेंस ऑफ अदर वर्ड इनडायरेक्ट स्पीच, अगर इनडायरेक्ट स्पीच के सेंस में अगर हम देखें तो वो क्या होता है, जब हम किसी भी वाक्य को या किसी भी व्याख्यान को, सुने गए व्याख्यान को या कही गई, किसी के द्वारा कही गई बातों को सुनकर उसको अपनी सहूलियत के अनुसार या अपने शब्दों में व्याख्यान करते हैं या अपने शब्दों के माध्यम से, अपने शब्दों से दूसरे को वो वाक्य बातें हैं, वो सेम बात को है वो सुनाते हैं, तो उसको हम किस में परिवर्तित कर देते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित कर देते हैं, या उस सेंस में या उस भाव में वो सेंटेंस क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। एज जैसे हमने ऊपर लिखा था, मोहन सेड टू सोहन, मोहन ने सोहन से कहा, क्या मोहन ने सोहन से कहा, थोड़ा सा रुके, उसके बाद राज इज सिंगिंग ए सॉन्ग, राज एक गाना गा रहा है। अब हम इसी बात को किसी दूसरे के सामने व्याख्यान कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, मोहन टोल्ड सोहन, मोहन ने सोहन को बताया, क्या बताया, मोहन ने सोहन को बताया दैट की राज वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, कि राज एक गाना गा रहा था। यानी जो पूर्व में सुनी गई बातें हैं या जो भूतकाल की बातों को जो सुना गया है उसको व्याख्यान करने के लिए, अपने शब्दों में कहने के लिए जिन लैंग्वेज का यूज करते हैं उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इज दैट क्लियर, समझ में आया। यानी किसी भी वाक्यांश को, जो सुने गए वाक्यांश है या पढ़े गए वाक्यांश को अपने शब्दों में व्याख्यान करना ही क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, जैसे कि कवि के हम किसी भी पोएम की डेफिनेशन देखते हैं या किसी भी पोएम का व्याख्यान करते हैं तो उसमें हम क्या लिखते हैं, द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि, यानी उससे पहले जो हमने पढ़ा था वो डायरेक्ट सेंटेंस था। डायरेक्ट सेंटेंस क्या था, रिस्क लाफिंग, जैसे हमने रिस्क देखा था, रिस्क पोएम है, रिस्क क्या है, एक पोएम है, उस रिस्क पोएम की जो पंक्तियां हैं उसके माध्यम से अगर हम समझना चाहें इसको तो कैसे देखेंगे, अगर हम उसे पोएम की जो लाइनें हैं, पंक्तियां हैं, जैसे फर्स्ट
प्रारंभिक जो लाइनें हैं, पंक्तियां हैं उस पोएम की, वो सीधी प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट सेंटेंस में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? डायरेक्ट सेंटेंस में लिखी गई है। लेकिन हम जब उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, क्या करते हैं? एक्सप्लेनेशन करते हैं। क्या करते हैं भाई? एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो उसको हम किस में लिखते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं। जैसे हमने लिखा, सबसे पहले जो पोइट है वो अपनी कविता में लिखता है, टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग फूल। तो उस पंक्ति को अगर हमें ये कह दिया जाए डिफाइन इट या नरेट इट, देखिए नरेट वर्ड यानी किसी भी व्याख्यान को, जो सुना गया व्याख्यान है उसको अपने शब्दों में या अपने माध्यम से उसको व्याख्यान करना क्या कहलाता है? नरेट कहलाता है या एक्सप्लेनेशन कहलाता है। तो उसमें हम क्या लिखते हैं कि द पोइट सेज दैट, है ना। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, क्या बताया है कि जो व्याख्यान है या जो कही सुनी बातें हैं उसको अपने शब्दों में थोड़ा परिवर्तित करके जब लिखते हैं या किसी को समझाते हैं, सुनाते हैं, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ये इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन चल रही थी नरेशन की, या जिसे हम स्पीच बोलते हैं, स्पीच की। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि आगे आगे इसमें जो जो चेंजेज होने हैं, जो जो परिवर्तन होने हैं, वो सारे आपको समझाए जाएंगे। बस बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से। अब देखिए आप, अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि डायरेक्ट से यानी डीएस से हमने किस में लगाया? आईडीएस से में चेंज कर दिया। किस में चेंज कर दिया? डीएस से आईडीएस में चेंज कर दिया। ठीक है, डीएस से जो हमने लिखा था उसको आईडीएस में हमने क्या कर दिया? चेंज कर दिया, परिवर्तित कर दिया। किसको? डायरेक्ट, इसको किसी सेंटेंस को, डायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिया। लेकिन जब चेंज हुआ तो इसमें क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, वो देखेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे था मोहन सैड टू सोहन। यहाँ पे क्या वर्ड था? सैड टू। इसको किस में बदल दिया? टोल्ड में बदल दिया। फर्स्ट चेंज ऑफ दिस सेंटेंस, आईडीएस टू आईडीएस, डीएस टू आईडीएस इन फर्स्ट चेंज, सैड टू का टोल्ड किया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है? इन्वर्टेड कोमा है। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा हमने यहाँ से क्या किया? हटा दिया। जब हमने डीएस से आईडीएस बनाया तो इन्वर्टेड कोमा क्या कर दिया? हटा दिया। लेकिन यहाँ पे दैट का यूज कर दिया, जिसे हम कंडक्टर या फिर कनेक्टिव बोल सकते हैं। कंडक्टर या कनेक्टिव बोल सकते हैं। ठीक है, जो कंडक्टर या कनेक्टिव है वो लगाया, क्या? दैट लगाया। ठीक है, अब ये दो चेंजेस हो गए। तीसरा देखिए क्या चेंज किया हमने? इज सिंगिंग को क्या कर दिया? वाज सिंगिंग कर दिया। ठीक है, इज सिंगिंग को क्या कर दिया? वाज सिंगिंग कर दिया। मतलब किसमें चेंज हुआ? टेंस में चेंज हुआ। ठीक है, फर्स्ट किसमें? सैड टू क्या है? वर्ब है। ठीक है, ये भी क्या है? वर्ब है। ठीक है, पहला वर्ब में चेंज, दूसरा कनेक्टिव चेंज, और तीसरा टेंस का चेंज हमने किया है। ठीक है, अब मैं छोटी सी बात आपको एक बार और बताऊंगा। देखिए, ये जो यहां तक का सेंटेंस होता है, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा से पहले का जो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस क्या कहलाता है? इन्वर्टेड कोमा से पहले का सेंटेंस क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। और जो दूसरा सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के बाद का सेंटेंस होता है वो क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? इन्वर्टेड कोमा से क्या पहले क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और उसके बाद रिपोर्टेड क्या कहलाता है? स्पीच कहलाता है। ठीक है ना। अब जब हम इसको आईडीएस से डीएस से यानी डायरेक्ट सेंटेंस से आईडीएस यानी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करके लिखना होता है, जोड़कर लिखना होता है। अब जब हम किसी भी चीज को जोड़ते हैं तो उसके लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, कंडक्टर की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे हम किसी भी वस्तु को आपस में जोड़, टूटी हुई वस्तु को जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए ये पेन है, ये बीच में से टूट गया, इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे
तो इसके अंदर हमें किसी ग्लू की आवश्यकता पड़ेगी या फिर किसी कंडक्ट हो सके, इसमें कंडक्टिविटी हो सके, कनेक्टिविटी जिससे हम कर सकें उसकी आवश्यकता होगी। तो उसी कनेक्टिविटी के लिए हम क्या करते हैं, ये इन्वर्टेड कोमा को बीच से हटाकर क्या करते हैं, कंडक्टर का यूज करते हैं या कनेक्टिव्स का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? जो हमने देखा सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको, इसमें 3 प्रकार के चेंजेस हुए हमारे सामने। 3 प्रकार के चेंजेस में सबसे पहले हमने क्या किया, सेड टू को टोल्ड में बदल दिया, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कनेक्टर लगा दिया। ठीक है, जो हमारा टेंस था उसको हमने चेंज कर दिया। अब सभी प्रकार के ये चेंजेस है वो आपको क्या करने होंगे, समझने पड़ेंगे। ठीक से अगर इसको समझेंगे तभी हमारा क्या होगा, नरेशन बिल्कुल करेक्ट हो पाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया इतना? चलो आगे बढ़ते हुए हम एक दोबारा से मैं आपको एक सेंटेंस लिखकर बताऊंगा, उसको थोड़ा सा समझाऊंगा, आप उसको ध्यान से समझिएगा। थोड़े से बेसिक टर्म्स हैं, अगर हम इस सेंटेंस को या इस चैप्टर को क्लियरली हैंडल करना चाहते हैं तो इसे हम क्या करेंगे, ठीक से पढ़ेंगे, समझेंगे। तो इसके जो टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिकली जो टर्म्स हैं जो अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल से आपको स्पीचेस जो नरेशन है बिल्कुल आपके माइंड में ऐसे क्लियर हो जाएंगे जैसे आपको सोते हुए नींद में भी अगर कोई पूछ लेगा तो आप उसका जवाब अवश्य दोगे। तो एक बार दोबारा मैं आपके सामने एक सेंटेंस के माध्यम से इसे डिफाइन करूंगा, देखिएगा। राजू said to रोहन, इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद लिखा राम इज सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ये वक्ता है और ये श्रोता है। ठीक है, ये वक्ता है और ये श्रोता है। अब इससे आगे हम इसे वक्ता न कह के इस पूरे सेंटेंस का इसे क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। यानी इस पूरे सेंटेंस का इससे व्याख्यान करने वाला व्यक्ति कौन है, इसका कर्ता कौन है, राजू है। ठीक है, यानी ये सब्जेक्ट है इस पूरे सेंटेंस का। आगे से हमें यही समझना है कि ये इसका सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या हुआ फिर, ऑब्जेक्ट हो गया रोहन। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यानी ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, वो कर्ता के द्वारा कुछ कहा गया है, वो ये पूरा व्याख्यान किया गया है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? यानी राजू सेड टू रोहन, राजू जो है वो इस पूरे सेंटेंस का, इस पूरे व्याख्यान का कर्ता है, और जो रोहन है वो इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, कर्म है। यानी इन दोनों के बीच जो वर्ड आया है, देखिए क्या आया है, सेड टू। ये क्या है, ये वर्ब है। ये क्या है, वर्ब है। ये वर्ब कौन सी है, रिपोर्टिंग वर्ब है। इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, आरबी। हमने लिखा था पहले, जो हम टेंस और पैसिव कर रहे थे उसमें हमने एचबी लिखा था, एमबी लिखा था, और अब हमने लिखा है आरबी। मतलब एचबी हेल्पिंग वर्ब, एमबी मेन वर्ब, और इसका रिपोर्टिंग वर्ब आरबी रिपोर्टिंग वर्ब। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़ने वाली जो वर्ब थी, यानी स्पीच में या नरेशन में अगर हम देखें तो वो क्या वर्ब हो गई, रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। इज दैट क्लियर? समझ में आया कुछ? क्या बातें बताई हैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जो हमारा व्याख्यान है, जो सेंटेंस हमारे सामने डायरेक्ट सेंटेंस के रूप में आया है, उसका जो वर्ड स्टार्टिंग सेंटेंस है, जैसे जिसके द्वारा जो इसका क्या है, वर्णन करता है, ठीक है, या जो वक्ता है वो उस पूरे वाक्य का क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। और जो श्रोता है, जो सुनने वाला है, वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और उन दोनों को जोड़ने वाली जो फॉर्म होती है, वर्ब होती है, वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है। और जब इस सेंटेंस को चेंज करते हैं तो क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया जाता है। किसको चेंज किया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब को सबसे पहले चेंज किया जाता है। किया जाता है कि नहीं?
वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हुए उसको भी देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। तो देखते हैं, ये तीन बातें हमने यहाँ पे सीखी समझी थी, सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हमें देखिए पूरा का पूरा इन्वर्टेड कोमा में एक सेंटेंस दिया गया है। ठीक है, डायरेक्टली इंटायर सेंटेंस दिया है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, यानी ये कंप्लीट सेंटेंस है अपने आप में ये पूरा क्या है, एक कंप्लीट सेंटेंस है। ये एक कंप्लीट सेंटेंस इस इन्वर्टेड कोमा के बाद क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। इंटायर चैप्टर के अंदर, इंटायर चैप्टर ऑफ नरेशन वी कैन से इट RS इन कंस्ट्रक्टेड फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको RS बोलेंगे, यानी रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। किसको, जो सेंटेंस हमें इन्वर्टेड कोमा के अंदर दिया गया है, पूरा सेंटेंस किसमें, इन्वर्टेड कोमा में दिया है, वो क्या कहलाएगा, रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। उससे पहले जो सब्जेक्ट है, मैं रिपोर्टिंग वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, वो हमने देखा था। टोटल 4 टॉक्स वी कैन, ये 4 बातें जो मैंने आपको बताई हैं, क्या क्या, सब्जेक्ट है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और रिपोर्टेड स्पीच है। ये 4 बातें हमें इस पूरे इंटायर नरेशन के चैप्टर में भूलनी नहीं है। इसको ठीक से माइंड में रखना है कि जो वक्ता होगा सेंटेंस का वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा, श्रोता होगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और जो इन दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़ने वाली कड़ी है वो क्या कहलाएगी, जोड़ने वाली कड़ी या जो वर्ब है वो कहलाएगी रिपोर्टिंग वर्ब। और एक जो उसके बाद इन्वर्टेड कोमा में कंप्लीट सेंटेंस हमें दिया गया है। कंप्लीट सेंटेंस क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि इसमें अपना सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो ये एक अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, ये एंटायर सेंटेंस है, वो क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है। तो इस पूरे कंप्लीट सेंटेंस को हम रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। इज दैट क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आपको इतना जो मैंने बताया है वो समझ में आया होगा। आपको ये ध्यान रखना है, सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच, पूरे इंटायर रिपोर्टिंग स्पीच या यूं कहे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन के अंदर आपको ये 4 चीजें काम आने वाली है। इसमें हमें पूरे इंटायर यानी पूरे के पूरे इस चैप्टर नरेशन में हमें ये ध्यान रखना है कि ये 4 बातें हमें समझ में आनी चाहिए। बार बार हम ये नहीं कहेंगे राजू ने कहा, रोहन ने सुना, नहीं, सब्जेक्ट सेड टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट से कहा, तो जो सेड टू है वो क्या कहलाएगी, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगी। और सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में ही क्या होगा, चेंज होगा। अब रिपोर्टिंग वर्ब में किस प्रकार से चेंज होगा, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा के हटकर कौन सा कनेक्टिव लगेगा, टेंस कैसे चेंज होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर इसमें आपको कुछ अच्छा पढ़ाया गया तो प्लीज थम्स अप जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। आपसे अलविदा लूंगा, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल हमीरवास से, जिसने लगभग पूरे इंटायर लॉकडाउन के अंदर आपसे अपना मेल मिलाप बनाए रखा है, आपके लिए क्लासें रेगुलरली जारी रखी है। आई होप आपको पढ़कर अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा। लेकिन इंजॉय के साथ साथ आप स्टडी भी कंटिन्यूटी से करते रहिए, क्योंकि ये स्थिति है वो थोड़ा सा क्या है, हमारी स्टडी को बैकवर्ड ले जा रही है, यानी पीछे ले जा रही है। हमें बैक नहीं होकर एज फ्रंट ऑफ आगे की ओर कदम बढ़ाना है। तो भूलिएगा मत, हमें अपने स्टडी को कंटिन्यूटी से क्लियर करते रहना है, यानी अपनी स्टडी को साथ में बढ़ाए रखना है। ठीक है, एंजॉयमेंट का टाइम है, छुट्टियां हैं, बच्चे एंजॉय करते हैं, लेकिन उस छुट्टियों के साथ साथ आप उसका समय का सदुपयोग जरूर कीजिएगा। अगर आप इस समय को स्पेंड करोगे तो आप वास्तविक रूप से अनुशासनहीन कहलाओगे। ठीक है, कोई भी बच्चा अगर ये कहेगा या कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स को झूठ बोलकर मोबाइल्स का यूज करता है या पढ़ता नहीं है ठीक से, तो वो अपना टाइम स्पेंड कर रहा है और वो आज ही नहीं भविष्य के लिए अपना टाइम स्पेंड करेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपने इस स्टडी के अंदर अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें, अनुशासन बनाए रखें। तो
गुड बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, हैव ए नाइस डे।